हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि भारतीय इतिहास का है और क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया है दोस्तों। और ये बेस्ट बुक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर एक बार बेहतर से एनसीईआरटी नोट्स को फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, तो दोबारा आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। और अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां जाकर जुड़ जाएं। वहां आपको इसके पीडीएफ के अलावा और भी बहुत सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं दोस्तों, वहां जाकर आप जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में पार्ट ए इसका देख लिया था। आज पार्ट बी के रूप में इसका अगला भाग देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण, जो कि 1915 से 1935 था दोस्तों। और इसके स्रोत के रूप में हम लोगों ने देखा था ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 9 भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 16 भारत की स्वाधीनता संघर्ष, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 11 राष्ट्रवादी आंदोलन, जो कि 1905 से 1918 तक चला, और उग्र राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर 12 भारत स्वराज के लिए संघर्ष और स्वराज के लिए संघर्ष दूसरा 1927 से 1947। तो इस रूप में दोस्तों ये स्रोत से लेकर इस चैप्टर का निर्माण किया गया है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण दोस्तों। तो क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण के रूप में देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लेने से देश में युवाओं को निराशा हुई, जिससे उनके अंदर यह भावना उत्पन्न हुई कि केवल हिंसात्मक तरीके से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। इन युवाओं ने रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की तथा मिस्र आदि क्रांतियों से प्रेरित होकर ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने का प्रयास किया। इसके लिए पुरानी संस्थाएं जैसे युगांतर, अनुशीलन समिति आदि को पुनर्जीवित किया गया दोस्तों। क्रांतिकारी संगठन। प्रमुख क्रांतिकारी संगठन का वर्णन निम्न है। पहला है दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ, तो 1924 में। एक अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद अक्टूबर 1924 में सशस्त्र क्रांति के लिए संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, की स्थापना हुई। सचिन सन्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी आदि इसके संस्थापक थे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में कौन थे दोस्तों, तो सचिन सन्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी आदि थे। और कब हुआ था गठन दोस्तों, तो 1924 में हुआ था। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों, तो हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करने हेतु एक सशस्त्र विद्रोह का संगठन करना था। वर्ष 1925 में HRA क्रांतिकारियों के दल द्वारा हरदोई से लखनऊ जा रही एक रेल को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया, जिसमें सरकारी खजाना था। इसी को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है कि काकोरी कांड क्या था दोस्तों, तो काकोरी कांड के अंतर्गत क्या हुआ था कि हरदोई से लखनऊ जा रही एक रेल को जो है काकोरी नामक स्थान पर जो है लूट लिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा दोस्तों, HRA के क्रांतिकारियों द्वारा। पूछा जाता है काकोरी कांड कब हुआ, तो वर्ष 1925 में हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों। इस घटना के बाद क्रांतिकारी युवकों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र केस, जो कि 1925 नामक मुकदमा चलाया गया। इस केस में 17 लोगों को जेल की सजा हुई, 4 को आजीवन कारावास का दंड मिला, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लोहड़ी को फांसी की सजा मिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है कि काकोरी षड्यंत्र में या काकोरी षड्यंत्र केस के अंतर्गत किनको किनको फांसी मिली, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लोहड़ी को फांसी की सजा मिली थी। चंद्रशेखर आजाद भी HRA से संबंधित थे, किंतु वे पकड़े नहीं जा सके थे। यानी चंद्रशेखर आजाद भी जो है वो HRA से संबंध रखते थे, लेकिन वो पकड़े नहीं गए थे, वो भाग गए थे। भगत सिंह ने वर्ष 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की, तो भगत सिंह ने की। कब की, तो 1926 में की। कहाँ की, तो पंजाब में की। तो पूछा जाता है दोस्तों कि नौजवान भारत सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो भगत सिंह के द्वारा किया गया 1926 में पंजाब में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसमें दोस्तों सिर्फ
सोशलिस्ट शब्द लग गया दोस्तों। जो 1924 में था वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। तो वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना की। भगत सिंह इस संगठन के प्रमुख नेता थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि HSRA का स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो मुख्य रूप से जो है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया, अन्य लोगों के साथ मिलकर, परंतु प्रमुख नेता के रूप में भगत सिंह को जो है इस संगठन में जाना जाता है। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोधी एक प्रदर्शन पर लाठीचार्ज से पंजाब के महान नेता लाला लाजपत राय को निधन हो गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हो गई, तो साइमन कमीशन के विरोध के प्रदर्शन पर जो है उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसकी वजह से जो है उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से क्रुद्ध होकर HSRA के क्रांतिकारियों भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु ने लाठीचार्ज के नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। तो किसकी हत्या कर दी, तो सॉन्डर्स की हत्या कर दी। HSRA के नेताओं ने यह निर्णय लिया कि अपने बदले हुए राजनीतिक उद्देश्यों तथा जन क्रांति की आवश्यकता के विषय में जनता को जागरूक करना आवश्यक है। अतः 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय धारा सभा में बम फेंक दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कब केंद्रीय धारा सभा में बम फेंका गया, तो 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय धारा सभा में बम फेंक दिया गया। किसके द्वारा, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। केंद्रीय धारा सभा में बम फेंकने का कारण ट्रेड डिस्प्यूट बिल को लागू करना था। इस दमनकारी कानून के माध्यम से सरकार मजदूरों के आंदोलन का दमन करना चाहती थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है कि केंद्रीय धारा सभा में जो बम फेंका गया था उसका क्या रीजन था, तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल को लागू हो रहा था, उसी का विरोध के चक्कर में जो है इन लोगों ने बम फेंका था। दोस्तों, बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं, बल्कि क्रांतिकारियों के एक पर्चे के अनुसार बहरों को सुनाना था। दोस्तों, इस बम कांड के बाद भगत सिंह और दत्त ने भागने का प्रयास नहीं किया, बल्कि स्वयं को जानबूझकर गिरफ्तार करवाया, क्योंकि वे क्रांतिकारी प्रचार के लिए अदालत को एक मंच के रूप में उपयोग करना चाहते थे। कालांतर में HSRA के अधिकांश क्रांतिकारियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके विरोध में उनके द्वारा भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी गई। इस भूख हड़ताल के कारण 64 दिनों के बाद एक क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरे देश में रोष व्याप्त हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है कि जतिन दास किस क्रांतिकारी की जो मृत्यु है वो भूख हड़ताल की वजह से हो गई थी, तो जतिन दास की मृत्यु जो है भूख हड़ताल की वजह से 64 दिन तक भूख हड़ताल लगातार करने की वजह से मृत्यु हो गई थी। जनता के देशव्यापी विरोध के बावजूद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दे दी गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई, तो 23 मार्च 1931। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जो कि 1930 में इसका गठन किया गया था। दोस्तों, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब हुआ, 1930 में। क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना 1930 ईस्वी में बंगाल में घटित हुई, जहां 18 अप्रैल 1930 को इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA के क्रांतिकारियों ने मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर हमला किया। कुछ समय तक चटगांव में ब्रिटिश शासन नहीं चला। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि जो है चटगांव शस्त्रागार जो लूटा गया या उस पर हमला किया गया शस्त्रागार पर, वो किसके नेतृत्व में किया गया, तो मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया। दोस्तों, कब किया गया, तो 18 अप्रैल 1930 को किया गया। दोस्तों, आगे देखते हैं बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता इसमें महिलाओं की भागीदारी थी। दिसंबर 1931 में कोमिला की 2 युवतियां सुनीता चौधरी एवं शांति घोष ने कोमिला के जिला अधिकारी की हत्या कर दी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों कि ये जो क्रांतिकारी थे बंगाल के, वो उनमें जो है महिलाएं भी शामिल थी, और इन्हीं के द्वारा महिला में जो है कोमिला की 2 युवतियां जो कि सुनीता चौधरी और शांति घोष थी, उन्होंने जो है कोमिला के जिला अधिकारी की हत्या कर दी थी। दोस्तों,
आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार फरवरी 1932 में छात्रा बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चला दी दोस्तों। यानी 1932 में जो है छात्रा बीना दास जो थी, उन्होंने दीक्षांत समारोह के दौरान ही उपाधि ग्रहण कर रही थी और उसी समय गवर्नर पर गोली चला दी। प्रतीलता वाडेदर पहाड़तली जो कि चटगांव क्षेत्र का है, रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के समय शहीद हो गई। कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ वर्ष 1935 में गिरफ्तार हुई और उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई दोस्तों। अन्य क्रांतिकारी गतिविधियां देखते हैं दोस्तों। तो पंजाब में हरिकिशन ने पंजाब के गवर्नर की हत्या का असफल प्रयास किया दोस्तों। दिसंबर 1930 में 3 जवान विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्त ने कलकत्ता के राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश कर जेल पुलिस अधीक्षक की हत्या कर दी। मार्च 1929 में 31 प्रमुख मजदूर और कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें 3 अंग्रेज भी थे। इन सभी पर 4 वर्षों तक मुकदमा चलाया गया, जिसे मेरठ षड्यंत्र मुकदमा कहा जाता है। मुकदमे की समाप्ति पर अभियुक्तों को जेल की सजा दी गई दोस्तों। क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। दुर्गा देवी, सुशीला देवी, प्रेम देवी तथा प्रकाशवती कपूर आदि महिलाओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल की क्रांतिकारी महिलाओं की भूमिका ज़्यादा सक्रिय रही। दिसंबर 1931 में कोमिला की 2 युवतियां सुनीता चौधरी और शांति घोष ने कोमिला के जिला अधिकारी की हत्या कर दी दोस्तों। फरवरी 1932 में छात्र बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चलाई। प्रतीलता वाडेकर पहाड़तली चटगांव रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के समय शहीद हो गई और कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ 1935 में गिरफ्तार हुई और उन्हें आजीवन कारावास दिया गया दोस्तों। आगे देखते हैं साइमन कमीशन। 1928 में साइमन कमीशन आया दोस्तों। वर्ष 1922 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में आई शिथिलता नवंबर 1927 में उस समय टूटी जब ब्रिटिश सरकार ने इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे सामान्यतः साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति वर्ष 1919 में इंडिया एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए की थी। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः सभी भारतीयों ने कमीशन की घोषणा का विरोध किया। साइमन कमीशन की नियुक्ति में सारे देश में उसका विरोध आरंभ हुआ। वर्ष 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी कर रहे थे, ने कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया। हिंदू महासभा तथा मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया तथा राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया। कमीशन के सदस्य सर जॉन साइमन, जो कि अध्यक्ष थे, क्लीमेंट इटली, हेनरी लेवी लासन और एडवर्ड कोडागन, वर्नेन हर्टसोन, जॉर्ज लेन फॉक्स एवं डोनाल्ड हावर्ड थे दोस्तों। साइमन कमीशन का विरोध देखते हैं दोस्तों क्यों हुआ। तो कमीशन के भारत पहुंचने पर एक शक्तिशाली राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन आरंभ हो गया। इस समय राष्ट्रवादी उत्साह और एकता अपनी चरम सीमा पर थी दोस्तों। 3 फरवरी 1928 को कमीशन के बम्बई पहुंचने पर एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। कमीशन जहां भी गया वहीं हड़तालें एवं काले झंडे दिखाकर साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। जनता के विरोध को दबाने के लिए सरकार द्वारा निर्मम दमन तथा पुलिस कार्रवाइयों का सहारा लिया गया। मद्रास में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई। लाहौर में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तथा लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत जैसे नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया दोस्तों? 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1928 में। भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ ही राष्ट्रीय नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जो देश के सभी समुदाय एवं वर्गों को स्वीकार हो। सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं और दलों ने परस्पर एकत्रित होकर संवैधानिक सुधारों की एक वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन की चुनौती का जवाब देने का प्रयास किया।
कांग्रेस ने जनवरी 1928 में प्रथम और मार्च 1928 में द्वितीय सर्वदलीय कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कुल 29 दलों ने भाग लिया था दोस्तों। 19 मई 1928 को तीसरा सर्वदलीय सम्मेलन बम्बई में डॉक्टर अंसारी के अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई और इस कमेटी को 1 जुलाई 1928 तक भारत के संविधान का एक प्रारूप तैयार करने का उत्तरदायित्व दिया गया। नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया। और नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिश के रूप में देखते हैं दोस्तों, तो भारत को अधिराज्य यानी डोमिनियन का दर्जा दिया जाए, इसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही हो, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए तथा इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो, केंद्र एवं राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो और भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, लेकिन अल्पसंख्यकों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों की पूर्ण संरक्षण होगा। दोस्तों आगे देखते हैं नेहरू रिपोर्ट का विरोध। तो नेहरू रिपोर्ट का विरोध क्यों हो रहा था? तो दिसंबर 1928 के कलकत्ता में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख लीग के कुछ सांप्रदायिक रुझान वाले नेताओं ने रिपोर्ट के संदर्भ में अपनी आपत्तियां प्रकट की। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की मांग पर सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नामक कांग्रेस के अंदर एक दबाव समूह का निर्माण किया। इसका उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य को स्वीकार करने के लिए अभियान चलाना था। दोस्तों आगे देखते हैं 1928 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एवं S सत्यमूर्ति जैसे युवा नेताओं द्वारा डोमिनियन स्टेट्स के मुद्दे पर विरोध व्यक्त किया गया, किंतु फिर भी कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव पास किया। डोमिनियन स्टेट्स की मांग के साथ ही कांग्रेस ने यह घोषणा की कि यदि 1 वर्ष के भीतर डोमिनियन स्टेट्स का शासन नहीं दिया जाएगा तो वह पूर्ण स्वाधीनता की मांग करेगी और इसकी प्राप्ति हेतु जन आंदोलन का मार्ग अपनाएगी। दोस्तों आगे देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। दोस्तों कांग्रेस द्वारा नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में सरकार को दी गई चेतावनी का 1 वर्ष बीत गया, किंतु सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों कांग्रेस का, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं दोस्तों लाहौर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव। इस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के द्वारा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया। गांधी जी की स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण करने के लिए कहा गया। प्रस्ताव में कहा गया कि कोई भी कांग्रेसी और राष्ट्रवादी विधान सभाओं के चुनाव में भाग न ले और सभी विधानसभाओं की सदस्यता से त्यागपत्र दे। पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का भी निर्णय लिया गया। दोस्तों 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस की कार्य समिति ने यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। दोस्तों भारतीय इतिहास में 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी का दिन भारतीय जनता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। जब तक भारत पर ब्रिटिश शासन स्थापित रहा तब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद संविधान का निर्माण हुआ तथा 26 जनवरी के स्मरणीय दिन को वर्ष 1950 में भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में चुन लिया गया और उसी दिन से भारत का संविधान भी लागू हो गया। दोस्तों आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 से 33 के बीच चला।
वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। वह यह गांधी जी का दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के नाम के साथ शुरू हुआ था। इस दिन गांधी जी अपने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ 375 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर दांडी नामक स्थान पर पहुंचे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि जो है दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ, तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ दोस्तों। टोटल कितने अनुयायियों के साथ चले उन्होंने, तो 78 अनुयायी थे और 375 जो है किलोमीटर दूरी उन्होंने तय की दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। उस समय नमक के उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था, अतः किसी के लिए नमक बनाना गैर कानूनी था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कब दांडी मार्च स्टार्ट हुआ, तो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ। कब दांडी पहुंचे, तो 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे। आंदोलन का विकास देखते हैं दोस्तों। गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के साथ पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि मुसोलिनी के रोम मार्च से और नेपोलियन के पेरिस मार्च से जो है किसने तुलना की है गांधी जी के दांडी मार्च का, तो सुभाष चंद्र बोस ने तुलना की है दोस्तों। आगे देखते हैं, अब नमक कानून तोड़ना सरकार के विरोध का प्रतीक बन गया। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचिनापल्ली से वेदरानियम तक यात्रा की। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि तमिलनाडु में किसने दांडी यात्रा की, तो सी राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचिनापल्ली से वेदरानियम तक की यात्रा की थी दोस्तों। धरासना जो कि गुजरात में स्थित है, सरोजनी नायडू ने नमक के सरकारी डिपो तक हिंसात्मक सत्याग्रहियों की यात्रा का नेतृत्व किया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में 300 से अधिक सत्याग्रही घायल हुए थे दोस्तों। केरल में के कलप्पन ने कालीकट से पोयनूर तक नमक यात्रा की, जबकि उड़ीसा में नमक सत्याग्रह गोपबंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी में चलाया गया दोस्तों। आंध्र प्रदेश में नमक सत्याग्रह के संचालन के लिए शिविरम की स्थापना की गई। 14 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने के कारण जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया और 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने घोषणा की थी कि वे धारासना नामक नमक कारखाने पर धावा बोलेंगे। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन और तीव्र हो गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व सीमांत गांधी के नाम से विख्यात खान अब्दुल गफ्फार ने किया। इसके नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार गफ्फार ईश्वर के सेवक नामक संगठन बना लिया, जो जनता के बीच लाल कुर्ती वाले कहलाते थे। ये लोग अहिंसा एवं स्वाधीनता संघर्ष को समर्पित थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि लाल कुर्ती का संबंध किससे है दोस्तों, तो लाल कुर्ती का संबंध जो है खिदमतगार गफ्फार, जो खुदाई खिदमतगार गफ्फार जो थे नेतृत्व थे उसी के संबंधित था, नामक संगठन से संबंधित था। इसी समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आंदोलनकारियों से निपटने के लिए सरकार ने गढ़वाल रेजिमेंट की 2 टुकड़ियां पेशावर भेजी, किंतु चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सैनिकों ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप सिपाहियों का कोर्ट मार्शल किया गया। इसी प्रकार भारत के पूर्वी भाग में भी आंदोलन का विस्तार हुआ। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा महिला गौडेनल्यू ने किया। उसी समय इनकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि नागा महिला जो है गौडेनल्यू ने किस समय आंदोलन का विस्तार किया, तो पूर्वी भाग में जो है इस आंदोलन का विस्तार किया नमक कानून का दोस्तों। आगे देखते हैं, रानी गौडेनल्यू ने कांग्रेस और गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, किंतु वर्ष 1932 में रानी गौडेनल्यू को पकड़कर आजीवन कारावास की सजा दे दी गई दोस्तों। देश स्वतंत्र होने पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि से सम्मानित किया। इन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है, तो रानी गौडेनल्यू
ल्यू को कहा जाता है दोस्तों। और रानी की उपाधि इन्हें किसने दी थी? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में जंगल कानून तोड़े गए। पूर्वी भारत में जनता ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। संयुक्त प्रांत में लगान न देने का आंदोलन चलाया गया। यहाँ पर जमींदारों तथा किसानों से लगान न देने का आह्वान किया गया। रायबरेली तथा आगरा इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। असम में छात्रों ने कनिंघम सर्कुलर के विरोध में आंदोलन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि कनिंघम सर्कुलर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था? तो असम में हुआ था दोस्तों। छात्रों का आंदोलन था। इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता स्त्रियों की भागीदारी थी। हजारों महिलाओं ने सत्याग्रह में भाग लिया तथा विदेशी वस्त्रों और शराब बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया। आंदोलन का दमन किस तरीके से हुआ दोस्तों, देखते हैं। पूर्व की भांति सरकार ने इस आंदोलन के लिए दमन का सहारा लिया। गांधी जी तथा दूसरे कांग्रेसी नेताओं सहित 90,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए तथा कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया दोस्तों, जबकि भारतीय राजाओं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा तथा कुछ अन्य संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने तथा उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच हुआ था दोस्तों। और इसके जो अध्यक्ष थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे और उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। कांग्रेस द्वारा इस सम्मेलन का बहिष्कार करने के कारण इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल सका। ब्रिटिश सरकार ये जानती थी कि कांग्रेस की सहमति के बिना भारत में संवैधानात्मक परिवर्तन के संबंध में जो निर्णय किए जाते हैं उसे भारतीय जनता स्वीकार नहीं करेगी। आगे देखते हैं दोस्तों, गांधी इरविन समझौता। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के पश्चात ब्रिटिश सरकार कांग्रेस तथा गांधी जी का सहयोग प्राप्त करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने ये अनुभव किया कि जब तक भारत की प्रमुख राजनीतिक दल की सहमति प्राप्त नहीं होगी तब तक संवैधानिक सुधारों की कोई भी योजना सफल नहीं हो पाएगी। अतः सरकार ने उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू, जयकर, श्रीनिवास शास्त्री के माध्यम से गांधी जी को तत्कालीन वायसराय इरविन से बातचीत के लिए तैयार किया। मार्च 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ। इस समझौते की निम्न शर्तें थी। तो गांधी और इरविन समझौता कब हुआ दोस्तों? तो मार्च 1931 में। और इसके क्या क्या शर्तें थे? तो हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी को रिहा किया जाए, उपयोग हेतु नमक बनाने की छूट दी जाए, विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकान पर धरना देने का अधिकार दिया जाएगा तथा आपातकालीन अध्यादेश को वापस लिया जाए, अपहरण की गई संपत्ति वापस की जाए। कांग्रेस की ओर से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर सहमत हो गए। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस शर्त पर तैयार हो गई कि प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों का आधार संघीय व्यवस्था एवं उत्तरदायित्व का शासन होगा, यानी उत्तरदायित्व पूर्ण शासन होगा। अनेक कांग्रेसी नेताओं और विशेष रूप से युवा वामपंथी गांधी इरविन समझौते के विरोधी थे, क्योंकि सरकार ने एक भी प्रमुख राष्ट्रवादी मांग नहीं मानी थी और भगत सिंह तथा उनके दो अन्य साथियों को फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने से भी इनकार कर दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस की कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुई थी दोस्तों। गांधी इरविन समझौते की स्वीकृति देने हेतु 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कराची अधिवेशन कब हुआ? तो 29 मार्च 1931 को हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उल्लेखनीय है कि सम्मेलन में 6 दिन पूर्व ही भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दे दी गई थी, जिससे संपूर्ण देश में रोष व्याप्त था। राष्ट्रवादियों का मानना था कि गांधी जी को समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए था। गांधी जी को अपनी कराची यात्रा में तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस भी इस समझौते से संतुष्ट नहीं थे। आगे देखते हैं दोस्तों, कराची अधिवेशन की मुख्य बातें। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते की स्वीकृति प्रदान की गई। मतलब गांधी इरविन समझौते को ही दोस्तों दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता
है। इस अधिवेशन में प्रथम बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया। पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया तथा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। तो पूर्ण स्वराज की बात 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। परंतु प्रथम बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित जो किया गया दोस्तों, वो कराची अधिवेशन 1931 में की गई, जिसके अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों तथा आर्थिक नीति के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किया गया। उसने देश की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के बारे में राष्ट्रीय आंदोलन की नीति निर्धारित की। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। प्रस्ताव में कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, भारतीय उद्योगों के विकास और मजदूर तथा किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को भी स्वीकार किया गया। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय आंदोलन पर समाजवादी विचारों के बढ़ते प्रभावों का परिचायक था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। गांधी जी के साथ SS राजपूताना जहाज में महादेव देसाई, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन भी शामिल थी। इस सम्मेलन में शामिल अन्य नेता सरोजिनी नायडू जो कि महिला प्रतिनिधि थी, मदन मोहन मालवीय जो कि हिंदू महासभा के संगठनकर्ता थे, तेज बहादुर सप्रू तथा CY चिंतामणि जो कि उदारवादी थे, और जिन्ना अली इमाम, मोहम्मद इकबाल जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित थे, SK दत्ता जो कि भारतीय ईसाई से संबंधित थे, डॉक्टर अंबेडकर अछूत फेडरेशन से संबंधित थे। इन सभी ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कब कहा, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहा दोस्तों। आगे देखते हैं सम्मेलन के मुख्य बिंदु। गोलमेज सम्मेलन के सफल होने के लिए यह आवश्यक था कि अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान पहले ही निकाल लिया जाए। इस संबंध में गांधी जी को मुस्लिम नेताओं से संपर्क का कोई नतीजा नहीं निकला। मुसलमानों के बीच जिन्ना के 14 सूत्रीय कार्यक्रम पर लगभग सर्वसम्मति थी। ऐसी स्थिति में सांप्रदायिक प्रश्न पर भी किसी प्रकार के समझौते की संभावना अत्यंत क्षीण थी। सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य वर्ग जैसे हिंदू महासभा, सिख, यूरोपीय लीग, हरिजन प्रतिनिधि आदि भी राष्ट्रीय हित की बजाय अपने संकीर्ण हितों पर जोर दे रहे थे। सम्मेलन की असफलता देखते हैं दोस्तों। सम्मेलन में अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया। मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य वर्ग भी पृथक निर्वाचन की मांग करने लगे। दलित नेता BR अम्बेडकर ने भी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी सभी मांगे मानने के लिए तैयार थे यदि मुस्लिम लीग स्वराज की मांग का समर्थन करे, किंतु लीग ने समर्थन देने से इनकार कर दिया और वार्ता टूट गई। अंततः सांप्रदायिक मामले पर कोई निर्णय न हो पाने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी परिणाम के ही समाप्त हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरे चरण जो कि 1932 में स्टार्ट हुआ। गोलमेज सम्मेलन की असफलता तथा संयुक्त प्रांत और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण गांधी जी भारत लौट आए। इस समय देश के अनेक भागों में किसानों में असंतोष की लहर व्याप्त हो चुकी थी। विश्वव्यापी मंदी के कारण खेतिहर पैदावार के दाम गिर गए थे। संयुक्त प्रांत में लगान में कमी एवं बटाईदारों की बेदखली के कारण कांग्रेस ने ना लगान ना टैक्स का आंदोलन चलाया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सरकार मालगुजारी नीति के विरुद्ध खुदाई खिदमतगार किसान आंदोलन चला रहे थे। तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कौन सा चल रहा था आंदोलन दोस्तों, तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो कि मालगुजारी नीति के विरुद्ध था दोस्तों। किसान आंदोलन बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रांत, बंगाल और पंजाब में भी विस्तृत हो रहा था। अतः गांधी जी के भारत वापस आने पर उनके सामने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को पुनः आरंभ करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प शेष नहीं था। इस समय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे, जिनका मत था कि कांग्रेस के साथ समझौता करना बहुत बड़ी भूल थी। उनकी सरकार किसी भी आंदोलन के दमन के लिए तैयार थी। भारत वापस आने पर गांधी जी ने वायसराय से मिलना चाहा, किंतु वायसराय ने ना मिलने से इनकार कर दिया।
अतः कांग्रेस कार्य समिति ने 1 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। आंदोलन शुरू होने के पश्चात 4 जनवरी 1932 को गांधी जी समेत कांग्रेस के अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए तथा कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। आंदोलन के दौरान सामान्य कानून निलंबित कर दिए गए और प्रशासन अध्यादेशों के सहारे चलने लगे। आगे देखते हैं दोस्तों, लाखों सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए। राष्ट्रवादी साहित्य प्रतिबंधों पर प्रतिबंधित कर दिया गया। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर दोबारा से सेंसरशिप लागू कर दिया गया। अंततः सरकार दमन सफल रहा क्योंकि इसे सांप्रदायिक और दूसरे प्रश्नों पर भारतीय नेताओं के मतभेद होने में सहायता मिली थी। नागरिक अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। कांग्रेस ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को आधिकारिक रूप से मई 1933 में निलंबित कर दिया और मई 1934 में इसे वापस ले लिया। दोस्तों, सांप्रदायिक निर्णय जो कि 1932 में हुआ। भारतीय अल्पसंख्यकों की समस्या आपसी समझौते से हल ना कर सकने के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनियम यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक अधिनियम कब घोषणा की गई? तो 16 अगस्त 1932 को की गई। किसने की? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई। कम्युनल अवार्ड अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का एक प्रमाण था। दोस्तों, इसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन पद्धति को मुसलमानों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन और सिखों के अतिरिक्त हरिजनों पर भी लागू कर दिया गया। गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए मांग की कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर आम निर्वाचन मंडल के माध्यम से होना चाहिए। अपनी मांग मनवाने के लिए गांधी जी 20 सितंबर 1932 में आमरण अनशन पर बैठ गए। इस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। गांधी जी के अनशन के 5 दिन बाद 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद तथा पुरुषोत्तम दास के प्रयत्नों से गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जो पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि पूना समझौता क्या था दोस्तों? तो गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य का एक समझौता था दोस्तों, जो कि 26 सितंबर 1932 को हुआ था। दोस्तों, पूना समझौता दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। तो दलितों के लिए सीट कितना कर दिया गया दोस्तों? पहले 71 आरक्षित किया गया था, अब 148 कर दिया गया। और केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि पूना समझौता के पश्चात दलित सीटों में कितनी बढ़ोतरी की गई? तो 71 से 148 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में 18% की वृद्धि कर दी गई। दोस्तों, आगे देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नवंबर 1932 में उस समय किया गया जब कांग्रेस संघर्षरत थी। लंदन में होने वाले इस सम्मेलन को कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया। इस सम्मेलन में 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 हेतु तैयार प्रस्ताव के अंतरिम स्वरूप को पेश किया गया। यह सम्मेलन 24 दिसंबर 1932 को समाप्त हो गया और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र प्रतिनिधि जो थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों जो है कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी पत्र एवं पत्रिकाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखना है। तो युगांतर जो है वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जो है इसके लेखक अथवा संपादक हैं। तो युगांतर जो है पत्रिका के लेखक कौन है दोस्तों? तो युगांतर पत्रिका के संपादक वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त हैं। संध्या के ब्रह्मा बांधव उपाध्याय हैं। तलवार जो कि बर्लिन में निकाला गया था, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हैं। फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास हैं। बंदी जीवन के सचिंद्र सन्याल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है युगांतर और बंदी जीवन का। तो युगांतर के तो वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त हैं, जबकि बंदी जीवन के सचिंद्र नाथ सन्याल हैं और संध्या के ब्रह्मा बांधव उपाध्याय जी हैं और वंदे मातरम के अरविंद घोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वंदे मातरम के अरविंद घोष संपादक हैं।
आगे देखते हैं द लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष हैं, सावित्री के भी अरविंद घोष हैं। तो मूल रूप से ये तीनों याद रखना है, वंदे मातरम अरविंद घोष, द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा है, और सावित्री जो है वो भी अरविंद घोष के द्वारा ही संपादित किया गया है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गीता रहस्य किससे संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक से। भवानी मंदिर वीरेंद्र घोष के द्वारा। भारत माता अजीत सिंह। स्वदेश सेवक पुत्र जी.डी. कुमार। वर्तमान रणनीति अविनाश चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा। और कर्म योगिनी जो कि अंग्रेजी से संबंधित था वो अरविंद घोष के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अरविंद घोष के द्वारा जो है कर्म योगिनी था। आगे देखते हैं सर्कुलर आज़ादी। सर्कुलर आज़ादी रामनाथपुरी के द्वारा। पथेर दावी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। और बम मैनुअल जो है P.N. बापट के द्वारा संपादित था दोस्तों। जमींदार सिराजुद्दीन के द्वारा। वर्तमान रणनीति वीरेंद्र कुमार घोष। और न्यू इंडिया विपिन चंद्र पाल। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रमुख क्रांतिकारी संगठन। मित्र मेला जो कि 1899 में गठन हुआ दोस्तों। मित्र मेला जो पुणे में था 1899 में, और इसके संबंधित व्यक्ति थे सावरकर बंधु दोस्तों। अनुशीलन समिति जो कि कलकत्ता ढाका के क्षेत्र में 1902 में हुआ था। तो मित्र मेला कब हुआ? 1899 में। अनुशीलन समिति का गठन 1902 में हुआ, और इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे? तो वीरेंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, प्रेमनाथ और पुलिन दास थे दोस्तों। और अनुशीलन समिति जो कि मिदनापुर में थी उसका भी गठन 1902 में हुआ था। उससे संबंधित व्यक्ति ज्ञानेंद्र नाथ बोस थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभिनव भारत का गठन कब हुआ? तो 1904 में हुआ। कहाँ हुआ? तो पुणे में हुआ दोस्तों। और इसके संबंधित व्यक्ति थे वी.डी. सावरकर। दूसरा दोस्तों भारत माता समिति 1904 में गठन हुआ। भारत माता समिति का गठन कब हुआ दोस्तों? 1904 में। J.M. चटर्जी, नीलकांत ब्रह्मचारी, बांजी अय्यर थे दोस्तों। और इंडियन होम रूल सोसाइटी जो कि लंदन में 1905 में गठन किया गया दोस्तों, उसके संबंधित व्यक्ति श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। और स्वदेश बांधव समिति जो कि बरिशाल में था दोस्तों, उसके अश्विनी कुमार दत्त जी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संगठन और संबंधित व्यक्ति। भारत माता सोसाइटी जो कि 1907 में है, अम्बा प्रसाद एवं अजीत सिंह संबंधित थे। बंगाल स्वयंसेवी से हेमचंद्र घोष और लीला नाग थे। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1913 सोहन सिंह भाकना संबंधित थे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी जो कि 1930 में गठन हुआ था, इसके संबंध कौन थे? सूर्य सेन। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो सूर्य सेन थे। गदर दल सैन फ्रांसिस्को में जो हुआ था 1913 में, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा इसका गठन किया गया था दोस्तों। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो कि कानपुर में 1924 में किया गया, वो सचिंद्र सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी एवं चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अंजुमाने मोहब्बीवाने वतन लाहौर जो 1926 में है दोस्तों, भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नौजवान सभा लाहौर में 1926 में भगत सिंह से संबंधित है दोस्तों। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो कि दिल्ली में गठन किया गया था 1928 में, उससे संबंधित चंद्रशेखर आज़ाद थे। आगे देखते हैं दोस्तों प्रमुख क्रांतिकारी मुकदमे। अलीपुर षड्यंत्र केस जो कि 1908 में हुआ था दोस्तों, अरविंद घोष तथा 32 अन्य शामिल थे। नासिक षड्यंत्र केस 1909-10 में हुआ। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में। ढाका षड्यंत्र केस 1910 में। तो 1909-10 में कौन को हुआ? तो नासिक षड्यंत्र केस 1910 में हुआ था। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910। ढाका षड्यंत्र केस भी 1910 में हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं तो नासिक षड्यंत्र केस में क्या हुआ था? विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन निर्वासन तथा अन्य 26 को कारावास दिया गया था दोस्तों। हावड़ा षड्यंत्र केस में मुख्य अभियुक्त जतिन बनर्जी को बनाया गया था। ढाका षड्यंत्र केस में पुलिन दास को 7 वर्ष की सजा हुई थी दोस्तों। आगे देखते हैं बरिशाल षड्यंत्र केस 1913 में हुआ था दोस्तों। नरेंद्र मोहन सेन को गिरफ्तारी की गई थी। विक्टोरिया षड्यंत्र केस 1914 में गुरुदत्त दिलीप सिंह को कारावास दिया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों दिल्ली षड्यंत्र केस जो कि 1915 में हुआ, और मास्टर अमित चंद्र अवध बिहारी बाल मुकुंद को फांसी दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस 1915 में 152 व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था इसमें। बनारस षड्यंत्र केस 1915-16 में हुआ। सचिंद्र नाथ सन्याल को आजीवन कालापानी की सजा दी गई थी दोस्तों इसी षड्यंत्र केस के अंतर्गत। मांडले षड्यंत्र केस क्या था? तो 1916 में हुआ था। 17 अभियुक्तों में से 7 को मृत्युदंड और 5 को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं सैन फ्रांसिस्को षड्यंत्र केस
1917-18 में हुआ था दोस्तों, 105 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहौरी तथा रोशन सिंह को फांसी दे दी गई थी दोस्तों काकोरी षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस 1929-30 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी मिल गया। और मेरठ षड्यंत्र केस में दोस्तों 1929 में 13 मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी, जिसमें 3 अंग्रेज भी थे। 4 वर्ष तक मुकदमा चलाने के बाद जेल में सजा हुई दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और जो है, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम पर जुड़ जाएं दोस्तों। वहां आपको इसके पीडीएफ के अलावा बहुत तरीके के नोट्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।